सोनापुर गांव का नाम आज भी सरकारी कागजों में दर्ज है, लेकिन वहां तक जाने वाला कोई रास्ता नहीं मिलता। जो भी रास्ता कभी वहां जाता था, वो अब अचानक मुड़ जाता है, जैसे गांव ने खुद को छुपा लिया हो। वहां पहुंचते ही मोबाइल नेटवर्क खत्म हो जाता है और समय जैसे रुक जाता है। ये बात मुझे तब पता चली जब मेरे हाथ एक पुरानी तांबे की प्लेट लगी। प्लेट पर कुछ अक्षर गहरे लाल रंग में लिखे थे, जैसे खून से उकेरे गए हों। अजीब बात यह थी कि प्लेट को छूते ही ठंड नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई जीवित गर्मी हो। साल 1896 में ब्रिटिश सरकार के अफसर एडवर्ड ह्यूम को सोनापुर गांव की जनसंख्या रिपोर्ट बनाने का आदेश मिला था। रिकॉर्ड में गांव मौजूद था, लेकिन किसी दस्तावेज में वहां रहने वालों की संख्या दर्ज नहीं थी। जब एडवर्ड गांव के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसे एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की घंटी बिना हवा के हिल रही थी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से किसी को बुला रहा हो। एडवर्ड ने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ गया। गांव में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। मिट्टी पर उसके पैरों के निशानों के साथ एक और जोड़ी निशान बन रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोनापुर कभी एक समृद्ध गांव था। यहाँ का राजा वीरभद्र सिंह था। इतिहास उसे एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा कहता है, लेकिन गांव वालों की कहानियां कुछ और ही बताती हैं। उनके अनुसार वीरभद्र राजा कम और तांत्रिक ज्यादा था। दिन में वो राजसभा में बैठता था और रात में शमशान में तंत्र साधना करता था। राजा को यह बताया गया था कि उसका अंत निकट है। सत्ता और मृत्यु के डर ने उसे पागल कर दिया। तभी उसने एक ऐसा यज्ञ करने का निर्णय लिया जिसे करने के बाद वो अमर हो सकता था। पूर्णिमा की रात तय की गई। उस दिन गांव में आदेश जारी हुआ कि सूरज ढलते ही हर घर का दीपक बुझा दिया जाए। जिसने दीपक जलाया वो अगली सुबह नहीं देखेगा। पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। बच्चों की सिसकियां और औरतों की दबाई हुई चीखें अंधेरे में घुल गईं। रात होते ही राजा के महल से मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। शमशान से आग की लपटें उठ रही थीं। गांव के बीचों बीच एक विशाल यज्ञ कुंड बनाया गया था। किसी को तब तक समझ नहीं आया कि यज्ञ किसके लिए है। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, सैनिकों ने गांव वालों को उनके घरों से बाहर निकालना शुरू कर दिया। तभी लोगों को सच्चाई समझ आई। यज्ञ में आहुति कोई वस्तु नहीं, बल्कि पूरा गांव था। धरती कांपने लगी। गांव के बीचों बीच जमीन फट गई। लोगों ने देखा कि राजा वीरभद्र का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसकी आवाज में कई आवाजें गूंजने लगीं, जैसे एक शरीर में कई आत्माएं बोल रही हों। अचानक मंत्र रुक गए, आग बुझ गई। चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन सोनापुर वैसा नहीं रहा। लोग जिंदा थे, लेकिन खाली। कोई आईने में खुद को नहीं देख पा रहा था। किसी की परछाई सही दिशा में नहीं गिर रही थी। बच्चे अपनी मां को पहचान नहीं पा रहे थे और राजा वीरभद्र गायब था। महल के अंदर केवल एक तांबे की प्लेट मिली जिस पर लिखा था, मैं यही हूं और हर सांस के साथ जाग रहा हूं। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को दबा दिया। एडवर्ड ह्यूम की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। रास्ते मिटा दिए गए, नक्शे बदल दिए गए और सोनापुर को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कहा जाता है कि हर 12 साल में कहीं न कहीं वही खाली आंखों वाले लोग दिखाई देते हैं जिनकी परछाइयां गलत दिशा में पड़ती हैं। एक बूढ़े पुजारी ने कहा था कि राजा मरा नहीं, वो गांव बन चुका है। सोनापुर अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है। लेकिन अगर सच में कोई उस गांव में रात बिताए और सुबह बाहर निकल आए, तो क्या वापस लौटने वाला राजा होगा, या सोनापुर किसी नए शरीर की तलाश में है? सोनापुर के बारे में जानने के बाद भी जो व्यक्ति वहां जाने का फैसला करे, उसे या तो पागल कहा जाता है या फिर अनजान। लेकिन आरव दोनों में से कुछ भी नहीं था। वो एक शोध करता था, ऐसे रहस्यों का पीछा करने वाला जिन्हें सरकारें दफन कर देती हैं और लोग भूल जाना बेहतर समझते हैं। उसे सोनापुर तक पहुंचने का पहला सुराग एक पुरानी ब्रिटिश फाइल से मिला था। उसी फाइल में एडवर्ड ह्यूम का नाम था और उसी फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लाइन बार बार काटी और फिर लिखी गई थी, गांव रात में जागता है। आरव ने तय कर लिया था
वो सोनापुर में रात बिताएगा। जिस दिन वो निकला, आसमान अजीब तरह से साफ था, न बादल न हवा, जैसे प्रकृति खुद सांस रोक कर देख रही हो कि वो क्या करने जा रहा है। गांव के पास पहुंचते ही उसकी बाइक बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क पहले ही जा चुका था। घड़ी में समय 11:47 दिखा रहा था और फिर वो वहीं रुक गई। सोनापुर का पहला दृश्य डरावना नहीं था, वो खाली था। घर खड़े थे, दरवाजे मौजूद थे, लेकिन किसी घर में रहने का एहसास नहीं था। आरव ने पहला कदम रखा और तभी उसे लगा किसी ने भी उसी समय दूसरा कदम रखा है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन मिट्टी पर 2 नहीं 3 पैरों के निशान थे। गांव के भीतर पहुंचते ही हवा बदल गई, ठंडी नहीं, भारी, जैसे सांस लेना भी किसी की इजाजत से हो रहा हो। वो जिस घर में रुका, उसकी दीवारों पर पुराने निशान थे, हाथों के निशान, नाखूनों के खरोच, और एक जगह दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ, रात को मत देखना। आरव ने टॉर्च जलाई। रात के ठीक 12 बजने वाले थे। जैसे ही समय पूरा हुआ, गांव ने आवाजें निकालनी शुरू कर दी। पहले सांस लेने की, चारों तरफ से धीमी टूटी हुई सांसों की आवाज, फिर पैर घसीटने की। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो खिड़की के पास गया। बाहर कोई चल रहा था, लेकिन उसका सिर उल्टा था। आंखें खुली थीं पर देख नहीं रही थीं। और तभी पूरे गांव में एक साथ आवाज गूंजी, राजा जाग रहा है। आरव का गला सूख गया। उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा पहले से खुला था। घर के अंदर अब कोई और था, एक परछाई जो दीवारों से चिपक कर चल रही थी। उस परछाई ने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। आरव पीछे हटा और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वही तांबे की प्लेट, लेकिन अब उस पर एक नई लाइन उभरी थी, एक और आया है। पूरा गांव जैसे एक साथ उसकी ओर मुड़ गया। हर खिड़की में चेहरे थे, हर दरवाजे पर खड़े लोग, सबकी आंखें खाली थीं। और तभी गांव के बीचों बीच, जहां कभी राजा का महल था, जमीन हिलने लगी, दरारें फैलने लगी, और उस दरार के भीतर से एक आवाज आई, देह। आरव समझ गया, सोनापुर किसी को वापस नहीं आने देता, वो किसी को रुकने देता है। लेकिन सवाल ये था, क्या आरव सुबह देख पाएगा, या गांव को आखिरकार वो शरीर मिल गया है जिसका वो 100 साल से इंतजार कर रहा था। रात के अंधेरे में सोनापुर पूरी तरह जाग चुका था। आरव की सांसें तेज थीं, लेकिन गांव की सांसें उससे भी ज्यादा भारी। हर घर, हर दीवार, हर दरवाजा जैसे उसे देख रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे, जैसे मिट्टी नहीं, किसी का शरीर हो। दरार से उठती वो आवाज फिर गूंजी, देह। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि गांव के सारे चेहरे अब मुस्कुरा रहे हैं। वही खाली आंखें, वही बेजान चेहरे, लेकिन होठों पर एक अजीब संतोष था, जैसे उनका इंतजार खत्म होने वाला हो। उसी पल उसकी नजर उस तांबे की प्लेट पर पड़ी। प्लेट अब गर्म थे, बहुत गर्म। उस पर लिखे अक्षर हिल रहे थे, बदल रहे थे। अब वहां सिर्फ एक ही वाक्य उभर रहा था, राजा कभी गया ही नहीं। आरव को अचानक समझ आया, सोनापुर शापित इसलिए नहीं था क्योंकि राजा ने कोई तंत्र किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि यज्ञ अधूरा रह गया था। राजा वीरभद्र ने अमर होने की साधना की, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसे एक आखिरी चीज चाहिए थी। ऐसा व्यक्ति जो डर को समझता हो, जो सच जानता हो, और जो स्वेच्छा से उस गांव में रात बिताए, यानी कोई बाहरी। आरव को याद आया एडवर्ड ह्यूम की रिपोर्ट की आखिरी लाइन, गांव रात में जागता है। लेकिन असली सच यह था कि गांव नहीं, राजा जागता था। अचानक हवा तेज हो गई। महल की जगह जहां अब केवल खंडहर थे, वहां एक आकृति बनने लगी। पहले सिर्फ एक साया, फिर हड्डियों की संरचना, फिर मांस। राजा वीरभद्र वापस आ रहा था, लेकिन उसका शरीर स्थिर नहीं था। वो हर उस चेहरे से बन रहा था जो गांव में फंसा था। कभी बच्चे की आंखें, कभी बूढ़े के हाथ, कभी औरत की चीख,
राजा एक नहीं था, वो सब था। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके सामने राजा रुका और पहली बार राजा ने इंसानी आवाज में बात की। तू आया है, इसलिए मैं। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं मर गया तो गांव मुक्त हो जाएगा? राजा हंसा। उसकी हंसी में पूरा सोनापुर हिल गया। मुक्त नहीं, गांव तो तब पैदा होगा। उसी पल आरव को सब दिख गया। सोनापुर कोई जगह नहीं था, ये एक जाल था जो हर कुछ सालों में किसी जिज्ञासु को बुलाता था ताकि राजा अपनी चेतना को जिंदा रख सके। लेकिन आरव ने एक गलती नहीं की थी। वो खाली हाथ नहीं आया था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला जो पूरी रात चालू था। राजा की आंखें फैल गईं। तूने सुना दिया? राजा फुसफुसाया। रिकॉर्डर में वही मंत्र थे, वही सांसें, वही आवाजें, और मंत्रों का एक नियम था, जो सुने वो बंधे, जो रिकॉर्ड करे वो बांध सकता है। आरव ने रिकॉर्डर जमीन पर फेंक दिया। रिकॉर्डर टूट गया, आवाजें बिखर गई, गांव चीख उठा, दरार बंद होने लगी, चेहरे दीवारों से अलग होने लगे, राजा की आंखें टूटने लगी। नहीं! राजा की आवाज कमजोर पड़ गई और फिर सन्नाटा। सुबह हुई, सूरज निकला। सोनापुर पहली बार खाली नहीं था। घर मिट्टी बन चुके थे, रास्ते घास में बदल चुके थे, गांव गायब हो रहा था। आरव अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई दो थी, एक उसकी और एक जो धीरे धीरे उसके अंदर समा रही थी। जब वो गांव से बाहर निकला, उसकी घड़ी फिर चलने लगी। समय आगे बढ़ गया, लेकिन एक चीज पीछे रह गई, तांबे की प्लेट। अब उस पर सिर्फ एक आखिरी पंक्ति थी, राजा चला गया, लेकिन जो उसे जान गया वो कभी अकेला नहीं रहता। और आज भी जब किसी सुनसान रास्ते पर कोई बिना वजह रुक जाता है तो कहा जाता है, सोनापुर खत्म नहीं हुआ, वो बस एक इंसान के साथ चल पड़ा है। आरव अब सोनापुर से बाहर था, लेकिन सोनापुर आरव के बाहर नहीं गया था। शहर में लौटने के बाद शुरू में सब सामान्य लगा। लोग, आवाजें, ट्रैफिक, समय, सब चलता रहा। बस एक बात अजीब थी, आरव की परछाएं, वो अब भी एक से ज्यादा थी। कभी कभी शीशे में उसे अपना चेहरा थोड़ा देर से दिखता, कभी बोलते समय उसकी आवाज में हल्की सी दूसरी आवाज घुल जाती, और कभी कभी वो खुद नहीं जान पाता कि उसने कोई काम किया भी है या नहीं। एक रात उसने रिकॉर्डर चलाया, वही जो सोनापुर में टूटा था। रिकॉर्डर में कोई मंत्र नहीं थे, कोई चीख नहीं, बस एक धीमी जानी पहचानी सांस। और फिर एक आवाज, गांव मिटा नहीं, वो चलना सीख गया है। आरव समझ गया, राजा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो अब गांव नहीं था, वो वाहक था। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, एक दूर दराज इलाके में अचानक एक नया गांव भर आया है। रास्ते वहां जाकर मुड़ जाते हैं, नेटवर्क नहीं आता, और लोग कहते हैं रात में वहां सांसों की आवाज सुनाई देती है। आरव ने अखबार मोड़ा, उसकी उंगलियों पर हल्की सी जलन हुई। उसकी हथेली पर बिना खून के, बिना स्याही के एक पंक्ति उभर आई, अब बारी तुम्हारी है। उस रात आरव ने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और बाहर निकल गया। सुबह दरवाजा खुला मिला, घर खाली था, लेकिन कहीं दूर किसी अनजान रास्ते पर एक नया गांव अपनी पहली सांस ले रहा था।